अच्छा, आज हम मॉनेटरी इकोनॉमिक्स से जो कुछ टॉपिक्स रह गए हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो वो हम डिस्कस करेंगे। जिस तरह कल मैंने आपको बताया कि जो मनी डिमांड थ्योरीज है, कुछ तो हमने मैक्रो में पढ़ ली और कुछ आज पढ़ेंगे। जितने भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं मैक्रो के मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, आज हम इनको वाइंड अप करेंगे। तो मनी डिमांड की जो अब तक थ्योरीज पढ़ चुके हैं, उसमें सबसे पहले हमने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पढ़ी, क्यूटीएम जिसे कहा, फिशर की अप्रोच थी। इससे हमने कैश बैलेंस अप्रोच को ड्राइव किया था। ठीक हो गया, वो कैम्ब्रिज अप्रोच थी। ठीक हो गया, जिसमें हमारी जो मनी जो डिमांड होती है वो फिर ट्रांजैक्शन के लिए होती है। उसके बाद हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में केनेजियन मनी डिमांड को पढ़ा। उसने क्या कहा था कि जो मनी डिमांड होती है ना, वो टू पार्ट्स के लिए होती है, एक ट्रांजैक्शन डिमांड के लिए, एक स्पेकुलेशन के लिए। स्पेकुलेशन डिमांड होती है, और जो ट्रांजैक्शन डिमांड होती है वो फंक्शन होती है इनकम का, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन नहीं होती। और जो स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिसीजन होती है। और जो हर इंडिविजुअल है वो अपने माइंड में एक्सपेक्टेड या नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट के को लेकर क्लियर होता है। और जब वो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर क्लियर होता है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर हो करंट, तो एक्सपेक्टेशन उसकी होती है कि आने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। और जब आने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो जो बॉन्ड की प्राइसेस हैं वो उसको बॉन्ड की प्राइसेस हाई हो जाएंगी, तो उसको कैपिटल गेन होगा। ठीक हो गया। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर है, जिस तरह के लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन में था, तो एक्सपेक्टेशन क्या होंगी, अब इससे नीचे तो जा ही नहीं सकता, जब भी कभी होगा इंक्रीज ही होगा। जब इंक्रीज होगा तो बॉन्ड की प्राइसेस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएंगी। ये बॉन्ड का और रेट ऑफ इंटरेस्ट का रिलेशनशिप मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको समझाया था। तो वो क्या करता है, लॉस, सीधा सीधा लॉस है। जब उसकी एक्सपेक्टेशन हो कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा, तो बॉन्ड की प्राइसेस क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। तो वो क्या करेगा, कैश होल्ड करेगा, कैश और या मनी होल्ड करेगा। ठीक हो गया, क्यों? क्योंकि बॉन्ड होल्ड करने में उसको लॉस है। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो, ठीक है, जिस तरह के हमने यहाँ देखा कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, तो मनी डिमांड भी क्या होती थी, कम होती थी फॉर स्पेकुलेशन पर्पस। क्यों कम होती थी? कि आने वाला जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसने कम होना है, और बॉन्ड के प्राइसेस ने क्या होना है, हाई होना है, इसको कैपिटल गेन होगा। तो केन्स क्या कहता था? सबसे पहले क्यूटीएम थ्योरी हमने पढ़ी जो कि मनी सप्लाई को लेकर थी। फिर उसे कैम्ब्रिज ने ही एक प्राइसेस का और मनी डिमांड का रिलेशनशिप दिखाया, कि जो कि क्यूटीएम ने हमें बात की थी वो 100% करेक्ट नहीं है। फिर उसी को लेकर आगे केन्स चला, केन्स ने यह सिनेरियो निकाला। ठीक हो गया, यहाँ तक बात, ये चीजें हम सब पढ़ चुके हैं। अब एक दो इकोनॉमिस्ट थे, एक था टॉबिन, एक था बॉमन। इन्होंने केन्स की जो ये थ्योरीज है ना, इनके ऊपर अटैक किया। जो बॉमल था, उसने कहा कि जो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी है, ये सिर्फ और सिर्फ इनकम का फंक्शन नहीं होती, बल्कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी फंक्शन होती है। क्योंकि जो हमें मंथली इनकम हासिल होती है, या 6 मंथ बाद जिस तरह किसान को होती है, कुछ लोगों को ईयरली इनकम हासिल होती है, तो वो कहता है कि वो सारी की सारी एक ही दिन कंज्यूम नहीं कर लेते, वो उसको बाय पार्ट्स कंज्यूम करते हैं। तो जिस तरह मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ, मैं फर्ज करें किसान हूँ, किसान की जो इनकम आई वो 6 मंथ बाद आती है, जब फसल तैयार हो जाती है। तो उसकी फर्ज करें 6 लाख रुपए इनकम आई। अब वो 6 के 6 लाख रुपए घर में उठा कर नहीं रखेगा, बल्कि वो क्या करेगा कि 6 लाख रुपए है तो उसमें उसे पता है कि 1 लाख रुपया पर मंथ मेरा गुजारा है। तो वो क्या करेगा, 1 लाख रुपए अपने पास रखेगा और 5 लाख वो बैंक में डिपॉजिट करवा दे, और उधर से उसको इंटरेस्ट रेट आएगा। ठीक हो गया, जैसे सेकंड मंथ आएगा तो 1 लाख और ड्रा कर लेगा। यानी कि जो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी है, उस पर भी वो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन होता है, अगर आप कैश को मैनेजमेंट करें। तो इस वजह से इसको कहते हैं बॉमेल कैश मैनेजमेंट थ्योरीज कहते हैं। ठीक हो गया। दूसरी जो इसका ये पार्ट था स्पेकुलेशन, इसमें इसने क्या कहा
कि जो स्पेकुलेशन के लिए अगर फर्ज करें मनी रखी है, तो हर शख्स क्लियर है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। अगर उसकी एक्सपेक्टेशन है कि आने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर होगा, तो वो सारे की सारा जो कैश है वो किस में करवा लेगा, बॉन्ड्स में करवा लेगा, मनी की डिमांड नहीं करेगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो सब का सब वो मनी में रखेगा, कैश में वो उसमें बॉन्ड में नहीं रखेगा, क्योंकि कैपिटल लॉस है। वो कहता है ऐसा भी नहीं होता, बल्कि पोर्टफोलियो होता है, रिस्क मैनेजमेंट होती है। ठीक हो गया कि जो कंज्यूमर है, जो इंडिविजुअल है, वो स्पेकुलेशन की भी मनी को टू पार्ट्स में रखता है। कुछ पार्ट्स वो मनी में रखता है, कैश फॉर्म में रखता है, और कुछ वो बॉन्ड्स के फॉर्म में रखता है, क्योंकि बॉन्ड से उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट और कैपिटल गेन हो सकता है। और जो मनी है वो अगर उसको कैपिटल गेन या इंटरेस्ट नहीं देगी तो कम से कम वो लॉस भी नहीं देगी। ठीक हो गया। तो ये थ्योरीज आज हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहले है बॉमल थ्योरी ऑफ कैश मैनेजमेंट। इसको कहते हैं बॉमल थ्योरी ऑफ कैश मैनेजमेंट। 1952 में इसने थ्योरी प्रेजेंट की, और ये अमेरिकन इकोनॉमिस्ट था। वो कहता है कि जो ये ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी है, ये सिर्फ और सिर्फ इनकम का फंक्शन नहीं है, बल्कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन भी है। कैसे है वो समझाता है हमें। वो कहता है कि एक शख्स है, वो मंथली पेमेंट के ऊपर काम करता है, 30 डेज है। ये यकम है, फर्स्ट डे है, उसको ये सैलरी मिलती है। सैलरी उसे मिलती है, फर्ज करें $16। अब ये $16 उसने वेरी फर्स्ट डे तो नहीं कंज्यूम कर देने। वो कहता है कि जो इसका हाफ है, हाफ को वो लिखता है ई अर्निंग ओवर टू, यानी कि $16 ओवर 2, ये आ जाएगा $8। इसका हाफ वो अपने पास रख लेता है, और जो रिमेनिंग हाफ है, यानी कि यहाँ पर कितने आए हैं, $16, इसका अगर हाफ ले लें E/2, तो ये कितना आ गए, $8। $8 उसने अपने पास, यहाँ पर मनी डिमांड अपने पास रख ली। बाकी जो रिमेनिंग $8 थे उनको उसने खर्च करना शुरू कर दिया। ये यहाँ पर पहुंचा 15 दिन, तो जो $8 इसने यहाँ से खर्च करना शुरू किए थे वो यहाँ पर एंड हो। ठीक हो गया, पहले दिन दूसरे दिन $15। अब जो रिमेनिंग $8 है जो इसने ये रखा हुआ था मनी डिमांड के तौर पर, उसको स्टार्ट कर देगा, और एट द एंड ये क्या हो जाएगा, पैसे इसके खत्म हो जाएंगे। तो ये जो $8 थी, ये क्या था, इसका एक्सपेंडिचर कैश था, जो इसने हाफ अपने पास रख लिया, और हाफ को ये क्या करता रहा, ये इसके पास रहा, नीचे वाला पार्ट $8। और जो ये ऊपर वाला $8 है, ये इसने पहले 15 डेज ना खर्च किया। अब बॉमल ये कहता है कि जो ये आइडियल कैश इसके पास पड़ा रहा है $8 15 डेज के लिए, इसके ऊपर भी ये रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न कर सकता है। कि 15 डेज के लिए इसको सेविंग बैंक में सेविंग डिपॉजिट या इसके बॉन्ड्स खरीद ले जो इसको इंटरेस्ट पे करते हैं। ठीक हो गया। इसकी और भी मैनेजमेंट हो सकती है, इसको E/4 भी किया जा सकता है, यानी कि इसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लें, 7 डेज, 15 डेज, 20 के 4 डेज। अगर इसे इसको इस तरह कर लें, यहाँ पर तो ऐसे किया है सिनेरियो कि जो 30 डेज थे उनको 15 15 2 डेज में डिवाइड किया, $8 फर्स्ट, फिर $8 इस तरह खर्च किया। तो ये भी सिनेरियो हो सकता था, 7, 14, 24, 30, $4 ये खर्च किए, फिर अगले $4, फिर $4, फिर $4, यानी कि यहाँ $4 खर्च किए, तो फिर $12 के ऊपर इंटरेस्ट रेट, यहाँ पर $8 पर जो बैंक में डिपॉजिट है इंटरेस्ट रेट, यहाँ पर ये आखिरी $4 आएगा। तो इस तरीके से मैनेजमेंट करके वो
इसके ऊपर भी अर्निंग कर सकता है कि अपना जो मनी डिमांड का इंटरवल है, जो मैनेजमेंट है डेज की, वो कम कर ले। पर वो कहता है कि ये इतना सिंपल नहीं है। कहते हैं जब ये मनी डिमांड अपने पास करता है, कुछ बैंक में डिपॉजिट करवा देता है या बॉन्ड्स खरीदता है, तो उसकी भी कॉस्ट होती है। उसकी कॉस्ट को वो टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। यानी कि यहां पर जो इसने E/2, यानी कि जो ये $8 इसने यहां पर बॉन्ड्स खरीदे या कोई और सोर्स लिया इसने रेट ऑफ इंटरेस्ट का, इसके ऊपर वो कहता है दो तरह की कॉस्ट इसको बेयर करनी पड़ती है। एक को वो कहता है इंटरेस्ट कॉस्ट, और दूसरी को कहता है वो डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक हो गया। इंटरेस्ट कॉस्ट से मुराद क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि जो ये E/2 है, अगर ये अपने पास ही रखे, बैंक में डिपॉजिट ना कराए, तो जो इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट इसको मिलना है उसको उससे फॉरगो करना पड़ेगा। यानी कि जो E/2, ये जो E/2 अगर ये अपने पास घर में ही रखे, कहीं किसी को फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट ना करे, तो इसको ये इंटरेस्ट रेट जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये इसको फॉरगो करना पड़ेगा। सेकंड, डायरेक्ट कॉस्ट क्या है? उसको नाम देता है वो A+BE। ए से मुराद यहाँ पर ब्रोकेज फीस है। यानी कि जब वो फाइनेंशियल मार्केट्स में इस $8 का कुछ ना कुछ परचेज करेगा कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, तो वहां पर इसको सर्विसेज लेनी पड़ेंगी। ठीक हो गया, किसी एक्सपर्ट की, तो उसको इसकी फीस पे करनी पड़ेगी। प्लस बी ई, बी ई क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। ये कौन सी वेरिएबल कॉस्ट है? जैसे ये बार बार बैंक के चक्कर लगा रहा है, और जाने की इसकी कॉस्ट, आने की कॉस्ट, टाइम की कॉस्ट, तो जितनी बार ये एक्सपेंडिचर ड्रॉ करवाने के लिए मार्क जाएगा, तो इसको ये कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। तो इस कॉस्ट को, जो डायरेक्ट कॉस्ट है, इसको हम लिखते हैं T/E A+B। यानी कि टी से मुराद यहाँ पर जो इसकी टोटल इनकम है या टोटल इसके एक्सपेंडिचर है, ई से मुराद जितनी इसने कैश की, और ए से मुराद ब्रोकरेज फीस या फिक्स कॉस्ट, बी से मुराद यहाँ वेरिएबल कॉस्ट, ई से मुराद जो इसने इनकैशमेंट अपने पास रखी हुई है। इन दोनों को जमा कर दें हम, C = तो ये आ जाएगा TE A+BE+E/2I। ये E/2I वाला। अब वो कहता है कि जो ये काम इसने करना है ना, जो हमने भी ये थ्योरेटिकल पढ़ा है, तो ये करने के लिए इसको ये कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ेगी। अब हमने देखना है कि ऑप्टिमम कॉस्ट क्या है, कि हमारा प्रॉफिट भी ज्यादा से ज्यादा हो जाए, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट से अर्न करना है, और ये भी ना हो कि हम ज्यादा इंटरवल बना लें। ज्यादा इंटरवल बनाएंगे तो मूवमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है, आने जाने की कॉस्ट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में आपने जाना है, अपना टाइम कॉस्ट भी आएगी। और अगर हम पैसा नहीं रखते अपने पास, अपने पास रखते हैं, बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाए, तो फिर ये कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट रेट को फॉरगो करना पड़ेगा। तो वो कहता है कि हमें ऑप्टिमम पॉइंट फाइंड आउट करना है। ऑप्टिमम पॉइंट वैसे ही पहला डेरिवेटिव लें इसको, और पहले डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करें, और इसको हम फाइंड आउट करें। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, C = T, एक अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ओवर E प्लस BTE ओवर E प्लस E/2I। E से कैंसिल हो जाएगा, C = AT, E ऊपर चला जाएगा, -1 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा BT E/2। इसका डेरिवेटिव ले लो विद रिस्पेक्ट टू E, क्योंकि हमने ये जो कॉस्ट है, ठीक हो गया, इसको मैनेज करना है E के साथ। तो करली C ओवर करली E, इनकैशमेंट, माइनस स्टार्ट में आ जाएगा ET E-2, इधर E नहीं है, ये सारा 0 हो जाएगा,
और यहाँ पर ई का डेरिवेटिव 1, तो ये आ जाएगा ओवर टू। पहला डेरिवेटिव इक्वल टू हम 0 पुट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस ई टी, ये नीचे आकर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आई ओवर टू, ये माइनस की वैल्यू इधर आकर ये प्लस हो जाएगी, ई टी टी का स्क्वायर प्लस आई ओवर आई ओवर आई ओवर टू। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, ई फाइंड आउट करना है, हमने तो ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ई। ठीक हो गया, तो इसको ई के लिए सॉल्व कर लेंगे हम। ये आ जाएगा ई टी, ये यहाँ का इक्वल हो गया था ई टी ओवर ई स्क्वायर इक्वल टू आई ओवर टू। अच्छा, इसको इधर ले आएंगे, 280 हो गया ये, और ये नीचे आ जाएगा आई ई स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ई किसके इक्वल हो गया, 280 आई। इसको फर्दर हम सॉल्व भी कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर कर एवरेज इनकैशमेंट निकालने के लिए, तो हमें उसकी जरूरत नहीं है खैर। तो जो आपने अपने पास मनी डिमांड करनी है, यानी कि ये इनकैशमेंट है आपकी, ये डिपेंड करती है आपकी इनकम के ऊपर, टी फॉर इनकम या एक्सपेंडिचर है। जितनी ज्यादा इनकम होगी उतने ज्यादा आप इनकैशमेंट अपने पास रखेंगे। यानी कि यहाँ $16 थी, अगर मेरी फर्ज करें $100 है तो मैं ज्यादा रखूंगा। ए है इधर ब्रोकेज फीस, ब्रोकेज फीस अगर ज्यादा है, ब्रोकेज को आपको पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं, तो फिर आप इनकैशमेंट ज्यादा करेंगे। क्यों? क्योंकि जब कॉस्ट ज्यादा है तो आप कहेंगे उससे इससे ज्यादा बेहतर देने से बेहतर है कि मैं जलील भी हूं उधर जाकर और अपना टाइम भी वेस्ट करूं, तो इससे बेहतर है कि मैं जो मनी है उसकी डिमांड कम अपने पास ही कर लेता हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो ये इनकैशमेंट जो आपने करनी है अपने पास, मनी होल्डिंग है, वो ज्यादा हो। ठीक हो गया, क्योंकि मामूली रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आप इतनी तगोदो नहीं करेंगे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है तो ये इनकैशमेंट क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी। तो इसको फर्दर भी हम सॉल्व कर सकते हैं, पर हमें फर्दर सॉल्व करने का फायदा कोई नहीं है, तो इसको यहीं तक हम यही इनकैशमेंट का इससे डायरेक्ट ये रिलेशनशिप देख लेंगे। तो आपने ये कैसे मैंने इसको फ्रेमवर्क किया और इसमें जो एमसीक्यूज बन सकते हैं तो वो हम देख लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है अब आ जाती है, ये मैंने बढ़ाई है बॉमल थ्योरी। अब आ जाती है टॉबन की थ्योरी। इसको नोबेल प्राइज भी दिया गया टोबेन को 1981 में, द टोबेन मॉडल ऑफ अनसर्टेनिटी। टोबेन मॉडल ऑफ अनसर्टेन, जो अनसर्टेनिटी है ना उसको ये रिस्क को मैनेज करेगा। इसको इसने थ्योरी ये एक्सप्लेन की थी 958 में, उसने 952 में दी थी, और टोबेन्स को मैं पहले टोबेन क्यू जब पढ़ाया था तब भी बताया था, 1981 में इसको नोबेल प्राइज भी दिया गया। अच्छा, केन्स की क्या थी, केन्स की इसने जो मनी स्पेकुलेशन डिमांड है उसके ऊपर इसने अटैक किया। जो केन्स था ना वो डाइवर्सिफाइड ऑफ ओपिनियन, डाइवर्सिफाइड ऑफ ओपिनियन। डाइवर्सिफाइड ऑफ ओपिनियन का मतलब क्या था कि मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ ओपिनियन थी। जो कहते थे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आने वाला लोअर होगा वो बॉन्ड रख लेते थे, वो क्या करते थे, आल बॉन्ड रखते थे। और जो कहता था रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर होगा तो वो क्या करते थे, ऑल मनी रख लेते थे। यानी कि ऐसा कोई इंडिविजुअल नहीं था जिसने या मनी रखी हो, यानी कि मनी भी रखी हो बॉन्ड भी, या मनी में होंगे या बॉन्ड्स में होंगे। ऐसा नहीं कि आरिफ ने आधे पैसों के मनी रख ली है और आधे के बॉन्ड्स। ठीक हो गया, ये अपने वीएन के अंदर क्या थे, क्लियर थे। ठीक हो गया, वो आने वाला वक्त बताता था कि इनको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। तो इसको कहते हैं डाइवर्सिफाई ऑफ ओपिनियन। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ ओपिनियन है, पर हर बंदा अपनी ओपिनियन के अंदर क्या है, क्लियर है। टोबन ने कहा नहीं ऐसा नहीं होता भाई, इसने की डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो का मतलब होता है रिस्क मैनेजमेंट। पार्टली बॉन्ड और
एंड यहां पर और था, एंड पार्टली मनी। यहां पर क्या हो रहा था कि एक शख्स या तो बॉन्ड रखता था, या जिस तरह मैं हूं आरिफ हूं, या ये मैं जो मैंने स्पेकुलेशन के लिए रखी हुई है मनी, उसको मैं बॉन्ड्स में रखूंगा या मनी में रखूंगा। यहां पर मैंने हो सकता है कि 50% बॉन्ड्स में रखे और 50% मैंने अपने पास कैश रखा। तो ये कैसे मुमकिन है, इसने एक पूरा इसका फ्रेमवर्क बताया। वो कहता है कि जो मनी स्पेकुलेशन डिमांड है ना, उसको दो पार्ट्स में ये डिवाइड करता है। एक को कहता है ये F1, और ये क्या कहता है F2। F1 से क्या मुराद है, मनी है, और F2 से मुराद है बॉन्ड्स। वो कहता है कि जब कोई शख्स अपने पास मनी रखता है ना, तो मनी के अंदर नो रिस्क होता है, पर इसमें नो इंटरेस्ट रेट होता है, या आपको इंटरेस्ट भी कोई नहीं देता, पर इसमें रिस्क भी कोई नहीं होता। जो F2 है, ये बॉन्ड्स हैं, इसमें रिस्क होता है कैपिटल गेन या लॉस का, जैसे हमने पढ़ा इसकी थ्योरी में इसकी। और साथ इसमें आपको इंटरेस्ट भी मिलता है प्लस कैपिटल गेन और लॉस भी। ठीक हो गया। तो वो कहता है अब हमने ये देखना है कि जो यहाँ पर हमने मनी इन्वेस्ट करनी है, इधर तो इशू कोई नहीं है कैश में, क्योंकि ये तो हमने पढ़ लिया कि इंटरेस्ट से आपको फोरगो होना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉन्सेप्ट अभी हमने देखा भी है। तो असल इशू क्या आ रहा है F2 का, कि बॉन्ड्स कितने रखने हैं। बॉन्ड्स रखने के लिए वो देखेंगे कि जो इन्वेस्टर है वो रिस्क लवर है या रिस्क से बचने, रिस्क अवर्टर है। तो वो कहता है कि जो F2 है, F2 होगा फंक्शन है किस चीज का, इंटरेस्ट का और चेंज इन कैपिटल का, यानी कि प्लस या लॉस। तो जो हमारा रिटर्न होगा जब हम F2 में मनी इन्वेस्ट करेंगे, जो रिटर्न होगा और वो डिपेंड कर रहा होगा किसके ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर प्लस कैपिटल कैपिटल गेन या लॉस के ऊपर। इट्स कॉल्ड जी कैपिटल गेन, इट्स कॉल्ड इंटरेस्ट, इट्स कॉल्ड रिटर्न। अगर मैं इसका मीन रिटर्न लेना चाहूं तो मैं इसकी एक्सपेक्टेशन ले लूंगा। ठीक हो गया, एक्सपेक्टेशन ले लेंगे। एक्सपेक्टेशन ऑफ आर इक्वल टू F2 एंड आई तो गिवन होता है, आई तो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट की एक्सपेक्टेशन क्या होती है, कांस्टेंट ही होती है। और एक्सपेक्टेशन ऑफ जी, एक्सपेक्टेशन ऑफ आर क्या हो जाएगा हमारे पास, मीन रिटर्न हो जाएगा। ये सारी स्टैटिस्टिक्स की टर्म है। F2 आई तो कांस्टेंट ही था, आई रहेगा। एक्सपेक्टेशन इस तरह हम पढ़ते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एरर किसके इक्वल होता था, जीरो। क्यों, क्योंकि कुछ एरर इकोनोमेट्रिक्स में पॉजिटिव होते हैं और कुछ क्या होते हैं, नेगेटिव। इसी तरीके से कभी हमें गेन हो रहा होता है, कभी हमें क्या हो रहा होता है, लॉस हो रहा होता है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ जो कैपिटल है वो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो जो हमारा मीन है, मीन रिटर्न है, यानी कि मीन रिटर्न से मुराद एवरेज रिटर्न है, वो F2 किसके बराबर होगा, इंटरेस्ट के बराबर होगा। तो ये हमारे पास एक वैल्यूज आ गई। F2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, UR/I, दोनों तरफ से। अब ये तो मीन आ गई। अब साथ हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें क्या बताएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें ये बताएगा कि आप कितना रिस्क लेंगे, कितनी ज्यादा डिस्पर्शन होगी, उतना ज्यादा गेन होगा। तो अब हमने इसका क्या लेना है, स्टैंडर्ड डेविएशन लेना है। तो जी, होल्डिंग बॉन्ड्स हैव रिस्क एंड मनी हैज नो रिस्क। तो ये मेरे पास आ गया जी रिटर्न। रिटर्न हमें किस किस चीज के ऊपर मिलना है, रिटर्न हमें मिलना है, ठीक हो गया। रिटर्न हमें किसके ऊपर मिलना है, आई प्लस जी। अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन लेना है। कांस्टेंट का स्टैंडर्ड डेविएशन, ये वेरिएंस क्या हो जाएगा, जीरो। ये वैल्यू तो जीरो हो जाएगी।
ठीक है, मैंने बताया था इन द गिवन टाइम में जो इंटरेस्ट रेट है वो हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है आर का, और कांस्टेंट का अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे जीरो आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ जी, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को इस तरह सिग्मा लिख लेंगे, और सिग्मा जी, अच्छा ये किसके बाद है, F2। F2 तो मैंने लिखा नहीं है, तो ये F2 के इक्वल। तो ये शो कर रहा है कि अगर आप हायर रिस्क लेंगे तो रिटर्न भी क्या होगा, हायर होगा। यानी कि अगर डिस्पर्शन ज्यादा होगी, डिस्पर्शन अगर ज्यादा होगी तो रिटर्न भी ज्यादा होगा। अगर डिस्पर्शन डिस्ट्रीब्यूशन जो मैं बना रहा हूं अगर ये कम होगी तो रिटर्न भी क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर मैंने जो हमारा रिटर्न था उसके स्टैंडर्ड डेविएशन लिया, इसका जीरो आ गया, ये एज इट इज ये आ गया। तो हम अब इसको लिख सकते हैं कि F2 इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कैपिटल गेन, इसको 2 है और इसको हम 1 कर लेंगे। अब जहां पर ये F2 लिखा हुआ है ये F2 की वैल्यू इधर पुट कर देंगे। एक्सपेक्टेड मीन F2 और आई, F2 की जगह क्या आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ये आ गया। जो हमारा मीन रिटर्न है, जो हमें ये बॉन्ड्स जो हमने रखे हैं, इसका रिटर्न जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, एवरेज रिटर्न है, इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंड करेगा। और जितना हम ये रिस्क लेंगे, ये रिस्क है कि अगर हायर ज्यादा रिस्क लेंगे, ये जिस तरह के यहाँ पर है, ये ज्यादा रिस्क लेंगे तो ज्यादा रिटर्न है, कम रिस्क लेंगे तो कम रिटर्न है। तो ये हमारे पास एक मैथमेटिकली प्रूफ आ गया। इसको अब हम ना देखते हैं ग्राफिकली। अगर ये लेक्चर इधर एंड ना हुआ तो मैं आपको दूसरा लिंक भी शेयर करूंगा। हाँ जी, तो ये है जी, यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न है जीरो, ये रिस्क है जी। ये शो कर रहा है कि अगर आप रिस्क ज्यादा लेंगे तो रिटर्न भी आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये एक लाइन है, ये ये प्रेजेंट करेगी। इस पॉइंट को हम बी का नाम दे देते हैं कि अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर हूं तो रिस्क मैंने क्या लिया, जीरो। जीरो रिस्क है तो रिटर्न भी जीरो है। अगर मैं इधर पहुंच जाता हूं बी पॉइंट के ऊपर तो रिस्क मैंने ज्यादा लिया तो रिटर्न भी क्या है, ज्यादा है इस पॉइंट के ऊपर। यानी कि रिटर्न यहां पर और रिस्क यहां पर ये मूव हो रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, एक हम आईसी कर्व बनाते हैं, आईसी कर्व में भी यही होंगे, कैपिटल गेन ड्यू टू रिस्क एंड इंटरेस्ट रेट, ये एक्सपेक्टेड में। जैसे जैसे मैं रिस्क ज्यादा ले रहा हूं रिटर्न भी मेरा क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। इट्स कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व। लाइक वो पढ़ते हैं, ऊपर नेगेटिव स्लोप होता है, ये पॉजिटिव स्लोप होता है। अब इसके नीचे एक डायग्राम और बनाते हैं हम, जहां पर एक साइड पर हम बॉन्ड्स लेंगे और दूसरी साइड पर हम मनी लेंगे। अगर बॉन्ड्स जीरो हैं तो इट मीन्स सारी मनी है। अगर सारी मनी है तो बॉन्ड्स जीरो है, अगर सारे बॉन्ड्स हैं तो मनी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। वो कैसे होगी अभी हम देखते हैं। वो कहता है कि सपोज दैट ये हमारी कांस्टेंट आ गई बजट लाइन, या हम इस पॉइंट के ऊपर जा सकते हैं, जो रिस्क अवर्टर हैं, जो रिस्क लवर हैं, वो इसके ऊपर। पर इक्विलिब्रियम कहां पर आएगा, जहां पर ये इंडिफरेंस का पॉजिटिव स्लोप इंडिफरेंस का, जहां पर ये इक्विलिब्रियम बनाएगा। और यहां पर एक हम 45 डायगोनल की लाइन लगाएंगे जो डिवीजन कर देगा कि यहां पर हमने इतना रिस्क लिया है और ये क्या है, इतना रिटर्न। हालांकि रिस्क हम यहां तक ले सकते थे पर इक्विलिब्रियम इसने यहां पर डिसाइड किया
तो यहाँ पर ये पॉइंट आ गया। तो यहां से लेकर यहां तक इसने F2 होल्ड की, यानी कि यहां से लेकर यहां तक बॉन्ड्स हैं। दूसरी साइड पर ये सारी की सारी क्या है, मनी है। यानी इंडिविजुअल एक ही है, उसने कहा कि यहां तक मुझे रिस्क लेना चाहिए, तो उसने इतनी अमाउंट के अंदर बॉन्ड्स होल्ड किए, बाकी उसने क्या की, मनी। तो कहता है कि कांस्टेंट स्पोज डेट ऊपर शिफ्ट हो जाती है। ये सिनेरियो बन जाता है कि अगर रिस्क ज्यादा लेगा तो रिटर्न भी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो अब यहां पर उसका स्पोज डेट इक्विलिब्रियम आ गया, IC2। इधर उसने F2 की जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर दी, और जो ये रिमेनिंग है F1 की जो मनी है वो कम रहेगी। अगर सपोज दैट जो मीन रिटर्न है वो कम हो जाए, इधर आ जाए, मीन रिटर्न कम हो जाए, यानी कि कोई फायदा नहीं है बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने का, तो वो इधर आ जाएगा, वो रिस्क नहीं लेगा, बॉन्ड्स को कम रखेगा, और जो मनी है उसकी क्वांटिटी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो ये हमारे पास क्या है कि जो वो है कैश मैनेजमेंट है, जो हम इसको फाइंड आउट किया। इसकी स्लोप भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जिस तरह बजट लाइन की फाइंड आउट की थी, राइज ओवर रन। ये इसका राइज हो जाएगा और ये इसका रन, और इस तरीके से यहाँ पर ये रिस्क आ जाएगा। इसमें कैपिटल जो है, अगर स्लोप ऑफ इसका फाइंड आउट करूं मैं, राइज ओवर रन। रन क्या है, ये है ना रन, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है, और जो राइज है वो ये है कैपिटल गेन। अच्छा, जो रिटर्न है वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल होगा, इन्वेस्ट इंटरेस्ट रेट, और जो कैपिटल गेन या लॉस है वो इसकी स्लोप के इक्वल है। तो यहाँ पर हमने ये कैश मैनेजमेंट थ्योरी पढ़ी है। अब टाइम कितना रह गया है, टाइम 5 मिनट पड़े हैं। नेक्स्ट थ्योरी है, नेक्स्ट थ्योरी है जी फ्रेडमैन डिमांड थ्योरी। फ्रेडमैन का वही फ्रेडमैन डिमांड 1956 में इसने थ्योरी प्रेजेंट की थी, 1976 में इसको नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, और इसने क्या कहा, इसने जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ वो थी ना, मनी, उसको ही रीस्टेटमेंट किया। जो हमारी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी थी उसी को इसने क्या किया, रीस्टेटमेंट किया। क्या थी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, QTM, MV इज इक्वल टू PY। ये फिशर ने दी थी ओरिजिनल। कैम्ब्रिज ने क्या किया, MV इज इक्वल टू 1/V, और क्या कर दिया, PY। तो ये क्या बन गया था, मनी डिमांड के PY। तो जो मनी डिमांड थी वो यहाँ पर प्राइस और इनकम का फंक्शन थी। जैसे इसने क्या किया, इस फंक्शन के अंदर और चीजें ऐड कर दी। ठीक है, जिस तरह इसने मनी डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ इनकम, यानी कि इसने क्या किया था, परमानेंट इनकम, परमानेंट इनकम, वेल्थ, और एक्सपेक्टेड प्राइसेस, बाउंड प्राइसेस, और जो है बाउंड प्राइसेस, एक्सपेक्टेड प्राइसेस, इंटरेस्ट रेट एंड यू। यानी कि यहाँ पर इसकी को रीस्टेटमेंट का मतलब है कि ये इसी की एक्सटेंशन है। उसने का जो मनी डिमांड है, जिस तरह के टॉबल ने, बॉमल ने और केन्स ने डिमांड फॉर मोटिव्स बता दिए कि इस मोटिव्स के लिए होती है, ट्रांजैक्शन के लिए होती है, स्पेकुलेशन के लिए होती है, फिर आगे वो चीज का फंक्शन होती है। इसने ये मोटिव्स के चक्कर में नहीं पड़ा। इसने कहा जो आपने मनी डिमांड की होती है ना, वो किसी भी पर्पज के लिए है। ठीक है, इसने क्लेरिफाई ही नहीं किया, ये उस चक्कर में ही नहीं पड़ा ट्रांजैक्शन के लिए है, स्पेकुलेशन। वो कहता है आपकी परमानेंट इनकम के ऊपर डिपेंड करती है, आपकी वेल्थ के ऊपर डिपेंड करती है। वेल्थ इसने ह्यूमन वेल्थ, नॉन ह्यूमन वेल्थ, नॉन ह्यूमन वेल्थ में जो आपका फिजिकल कैपिटल वेल्थ है और नॉन फिजिकल कैपिटल वेल्थ है, उनको शामिल किया।
एक्सपेक्टेड प्राइसेस, बॉन्ड के प्राइसेस, इक्विटी प्राइसेस, इंटरेस्ट रेट, एंड यू से मुराद है अदर फैक्टर्स, यानी कि डिप्रेशन आ जाता है, यानी कि वो फैक्टर्स अदर देन इनकम जो हमें नहीं पता। वो कहता है कि ये उनके ऊपर मनी डिमांड डिपेंड करती है। यानी कि अगर आप इसको गौर से देखें तो जो फिशर की जो अप्रोच थी, ये उसी अप्रोच की क्या है, एक्सटेंशन है। ठीक हो गया। तो ये मनी डिमांड की जो थ्योरीज थी ना, वो एंड हो गई। तो बच्चों अब एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें जो फाइनेंशियल मार्केट्स के जो प्रॉब्लम होते हैं, फाइनेंशियल मार्केट, चले ये ना होगा नहीं, है तो ये 10 मिनट का ही सिर्फ। तो मैं लिंक दोबारा भेज रहा हूँ, रिकॉर्डिंग आपने क्लास लेनी है, ठीक है, मैं दोबारा भेज